फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं एकदम। चलिए बेटा, हम लोग लास्ट क्लास के अंदर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की जो टिपिकल एंट्रीज है वो सब हमने प्रैक्टिस की थी। और हमने देखा था कि कैसे जो बड़ी बड़ी एंट्रीज आती है या टफ कैलकुलेशन वाली एंट्रीज आती है उनको हम लोग कैसे आराम से इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो हमने इसकी की थी। अभी आज की क्लास में हम लोग जो है कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शंस देखने वाले हैं। स्पेशल ट्रांजेक्शन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेगुलर नेचर में नहीं होते हैं, बिजनेस के अंदर कभी कभार हो जाते हैं। तो दो टर्म्स अभी हम समझेंगे, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड, और इनकी एंट्रीज हम समझेंगे। बैड डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, बैड डेट्स रिकवर्ड आज समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो मैं जो हूं, मैं क्या हूं? सेलर हूं बेटा, और मैंने जो है गुड्स सेल किए थे। ये दुकानदार है, और क्या किया हमने? सेल्स किया। ये कस्टमर आया, मैंने उसको गुड्स सेल कर दिया। कस्टमर का नाम है राजू, ठीक है। तो मैंने उसको जो गुड्स सेल किया वो कैसे सेल किया? क्रेडिट पे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000, ठीक है। मेरा क्या है? स्टेशनरी का दुकान है, और ये मैंने दुकान से कुछ सामान निकाला स्टेशनरी का, और मैंने राजू को बेच दिया। राजू मेरा रेगुलर कस्टमर था, मैं राजू पे भरोसा करता था, तो मैंने राजू को क्या किया? 10,000 रुपए का सामान बेच दिया। और अब राजू जो है वो मेरी बुक्स के अंदर क्या बन गया? राजू मेरे लिए क्या बन गया? सर, राजू आपके लिए डेटर है। जिनको हम उधार पे माल बेचते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? डेटर हो जाते हैं। पैसे मुझे इससे लेने हैं, तो मैं इसको अपनी बुक्स में डेटर बोलता हूं। अब मुझे बताना क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। पहली सिचुएशन जिसको हम कहते हैं कि बेटा सुखद सिचुएशन, अच्छी सिचुएशन, होप फॉर द गुड। तो मैंने जब राजू को सामान बेचा, राजू को हमेशा सामान बेचता हूं, तो मेरे माइंड के अंदर क्या है? राजू पैसे दे देगा कि नहीं देगा? सर बिल्कुल, पैसे अगर नहीं देगा तो मैं बेचता ही क्यों? तो मुझे उम्मीद थी कि नहीं थी? तो मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि राजू मुझे पैसे दे देगा। तो फर्स्ट सिचुएशन, जब राजू मुझे पैसे दे देता है तो एंट्री क्या कर लेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू राजू। राजू गिवर है, क्रेडिट करेंगे। मैं अपने बुक्स की बात कर रहा हूं, तो पूरे के पूरे 10,000 रुपए राजू ने मुझे दे दिए, ठीक है। तो मैंने पूरे 10,000 रुपए की एंट्री डाल दी। लेकिन ऐसा हर बार हो कोई जरूरी नहीं। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि राजू है वो पैसे नहीं दे पाए। सर वो पैसे क्यों नहीं देगा? बेटा ये जरूरी नहीं है कि वो पैसे जानबूझ के नहीं दे रहा है। कभी हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो जाए, यानी कि राजू क्या हो जाए? अगर मान लो राजू जो है वो हो जाए इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है? ऐसा आदमी जिसकी एसेट्स उसकी लाइबिलिटी चुका नहीं पाए। एसेट्स तो है 1 लाख की और लाइबिलिटीज है 10 लाख की। 10 टाइम्स हो गई लाइबिलिटीज, तो सारी एसेट बेचे तो भी पैसे नहीं चुका पाएगा। ऐसे आदमी को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। और ऐसे ही आदमी को पता है हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। तो इसलिए भी कभी कभी कभार आपने सुना होगा बोलचाल की भाषा में कि वो उस फलाना आदमी का तो दिवाला निकल गया। वो दिवाला निकलने का मतलब यही होता है कि वो दिवालिया हो गया, यानी कि इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया। ये सारे वर्ड हम लोग प्रैक्टिकली सुनते हैं। तो राजू इंसॉल्वेंट हो गया। अब मेरे को क्या दिक्कत है कि राजू को मैंने 10,000 रुपए उधारी पे बेचा हुआ था सामान। अब मुझे 10,000 जो रुपए लेने थे, अब राजू के पास पैसे है नहीं, तो अब ये दिक्कत हो गई। तो अब सिचुएशन क्या बन रही है कि राजू इंसॉल्वेंट है, बट स्टिल उसके पास कुछ ना कुछ एसेट्स है, तो कुछ रिकवरी पॉसिबल है। तो अब मान लो जो राजू के पास एसेट्स है वो है एसेट्स, मान लो इसके पास एसेट्स है 4 लाख की, और लाइबिलिटीज है
10 lakhs की, तो रेशियो क्या हो गया 40%। यानी कि कोई भी लाइबिलिटी है वो 100% नहीं चुका सकते, तो पेमेंट कितना मिलेगा 40%। 40% इन ए रूपी, इसको लैंग्वेज वाइज क्या लिखा जाता है 40% इन ए रूपी, या 40% की जगह वर्ड यूज होता है यहाँ पे 40 पैसे। तो 40 पैसे इन ए रूपी का मतलब रूपी में कितने पैसे होते हैं 100, तो 40 का मतलब 40% हो गया कि नहीं? हाँ सर हो गया। यानी कि इस सिचुएशन के अंदर राजू से जो भी आदमी पैसे मांगता है उसको सिर्फ 40% अमाउंट ही रिसीव हो सकता है, बाकी का पैसा डूब गया उसका। तो अब मान लो मुझे यहाँ पे राजू से 4,000 रुपए मिल रहे हैं। 10,000 का 40% कितना हो गया 4,000। तो मैं 4,000 एक्सेप्ट कर लूं या उसको बोलूं कि नहीं मैं ये 4,000 नहीं लेता, मेरे तो पूरा 10,000 चाहिए, या फिर मैं लूंगा ही नहीं। तो बताओ समझदारी किसमें है? क्योंकि अभी राजू 4,000 ही देगा, उसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट कर दिया है। और जब इंसॉल्वेंट आदमी डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद में आप उस पे क्लेम नहीं कर सकते, आप उसको लीगली पैसा मांग ही नहीं सकते। जितना अभी मिल रहा है उतना रखना है तो रखो, नहीं तो वो भी जाएगा। बहुत सारे दूसरे क्रेडिटर्स हैं, बहुत सारे दूसरे लोन वगैरह है, वो सारे ले जाएंगे पैसा। तो आपको 4,000 रखने में समझदारी है कि नहीं है? हाँ सर है। तो सर बाकी का 6,000, बाकी का 6,000 बेटा क्या हो गया? तो कैश अकाउंट डेबिट करता हूं मैं 4,000 से। अब मुझे बताना कि ये जो 6,000 रुपए मेरा डूब गया, इसको मैं क्या बोलता हूं? सर यही तो बैड डेट्स होता है। जो पैसा डूब जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं। तो बैड डेट्स अगर 6,000 हो गया तो उसको मुझे बुक्स में लिखना है कि नहीं लिखना है? हाँ सर लिखना है। डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? सर इसको करेंगे डेबिट, क्योंकि रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। एक्सपेंस भी डेबिट करो और लॉस भी डेबिट करो। सर ये एक्सपेंस और लॉस सर ठीक है, नुकसान होते हैं हमारे दोनों, सर इनमें फर्क क्या है? एक क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है, सर एक्सपेंस और लॉस के अंदर फर्क क्या है? दोनों एक ही तो बात है। ये बैड डेट्स बेटा क्या है बताना, एक्सपेंस है कि लॉस है? सर एक ही जैसा लग रहा है बेटा, थोड़ा सा फर्क है इनके अंदर। बैड डेट्स इज द लॉस, बैड डेट्स क्या है? लॉस है। सैलरी चुका है वो क्या है? वो एक्सपेंस है। रेंट चुका है वो क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बच्चे वो होते हैं जो आप जानबूझ के करते हो, आप अपनी इच्छा से करते हो। मतलब आपकी इच्छा होती है कि हाँ ये खर्चा मैं करूं, मूवी देखने जाऊं, मैं मेरी इच्छा है मूवी देखने जाऊंगा, वो क्या है? वो खर्चा है, मेरी एक्सपेंस है, लॉस नहीं है। लेकिन मान लो आप जा रहे थे और आपका एक 500 रुपए का नोट गिर गया, रास्ते में कहीं गुम हो गया, तो ये बेटा क्या है? ये लॉस है। आप जा रहे थे और आपकी बाइक चोरी हो गई। बाइक बताना, बाइक बेटा क्या ये चोरी हो गई तो क्या हो गया? एक्सपेंस किया कि आपने, आप चाहते थे जानबूझ के किया आपने? नहीं सर नहीं। तो ये बेटा बाइक चोरी होना क्या है? ये लॉस है। आपने कुछ खाने के लिए सामान खरीदा, तो बताना ये सामान अपने आप खरीद लिया या आपने जानबूझ के इच्छा से खरीदा है? सर इच्छा से खरीदा है, तो ये क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस हम खुद करते हैं, लॉस हो जाता है। तो बैड डेट्स है वो कोई खर्चा नहीं है, वो क्या है? लॉस है। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा पैसा डूबे, बट ये डूब चुका है। तो बैड डेट्स अकाउंट क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे, क्योंकि ये लॉस है। और 2, अब मुझे बताना जो है गिवर कौन है? राजू को जब एंट्री बेचा था तो राजू डेबिट टू सेल्स। अब राजू यहाँ पे जितने पैसे दे रहा है उतने ठीक है, बाकी का क्या हो गया? तो ये बेटा कैश जितना आया उतना डेबिट कर लो। और अगर मान लो कि ये 6,000 रुपए बाद में आने होते, इंस्टॉलमेंट नहीं होता, अभी 4,000 दिए, तो मैं 4,000 से ही राजू को क्रेडिट करता, राजू को 6,000 पेंडिंग रख देता। लेकिन जब इंस्टॉलमेंट हो गया राजू, तो अब वापस कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, इसलिए उसको मैंने 6,000 को क्या लिखा है? बैड डेट्स। तो बेटा हर केस में बैड डेट्स मत लिख देना। अगर पैसा आने के चांसेस है तो बैड डेट्स नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर वो पैसा आना ही नहीं है, ये जो मिला है फुल एंड फाइनल पेमेंट मिला है आपको, तो ये क्या हो गया? बैड डेट्स। और सर कई बार 10,000 के 9,000 देके चला जाता है, तो 1,000 वो बेटा फुल सेटलमेंट में जो कम देके चला जाता है वो होता है डिस्काउंट। लेकिन जो पैसे डूब जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बैड डेट्स। क्लियर है ये एंट्री? अब सर थर्ड सिचुएशन, ये सिचुएशन 1, ये 2, ये सिचुएशन 3। अब मान लो राजू के पास एसेट्स है ही नहीं, यानी कि राजू 1 रुपया भी नहीं दे सकता है,
वो कह रहा है कि 10 के 10,000 रुपए आप तो डूबत लिख लो। मैंने 10,000 का सामान बेचा था और जब मैं राजू के पास पहुंचा तो उसके जो भी पैसे थे वो और मेरे से पहले कोई लेंडर वगैरह थे वो लेके चले गए। अब आज की डेट में राजू के पास 1 रुपया नहीं है, तो अब बताना मुझे क्या मिलेगा? सर बाबा जी का ठुल्लू। हाँ बेटा हाँ, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आना तो कैश तो है ही नहीं, तो कैश डेबिट क्या करूं? कैश तो 0 आया। तो फिर ये सारा का सारा 10,000 रुपए क्या हो गया? ये बेटा हो गया बैड डेट्स डेबिट, पूरा का पूरा 10,000 से टू राजू। राजू ने मुझे बेटा ऐसा दुख दिया, याद रहेगा मुझे। तो ये है बैड डेट्स की एंट्रीज। चलिए, बैड डेट्स की एंट्री के साथ साथ ही एक वर्ड और लिखा है मैंने। हाँ, और मैं आपको बताना भूल गया, ये जो बात थी ये बात थी 2018 की, 2018। राजू ने मेरा जो पैसा खा गया वो कब खाया? बेटा मैं खाया वर्ड नहीं बोल सकता यहाँ पे। क्यों? क्योंकि राजू ने कोई जानबूझ के थोड़ी डुबाया है पैसा मेरा। राजू अच्छा लड़का है, उसकी नीयत है वो खराब नहीं थी, लेकिन बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, कुछ लॉसेस लग गए, परिस्थितियां ऐसी हो जाती है लाइफ के अंदर कि वो मुझे पैसे नहीं चुका पाया। लेकिन राजू इज ए गुड पर्सन। मैंने कहा था ना कि मुझे बहुत भरोसा था राजू के ऊपर, लेकिन वो तो बेचारे की परिस्थितियां ऐसी थी। तो मैं राजू को गलत नहीं समझता, पर मेरा ये पैसा है वो डूब चुका है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो पैसा डूबा था वो पूरा ही डूब गया, पूरा का पूरा 10,000 डूब चुका है। ठीक है, 2018 के अंदर। और अब राजू को बड़ा अफसोस है इस चीज का। राजू चाहे तो वो अगर मतलब उसके पास पैसे आ जाए तो वो यही चाहता है कि वो पैसे चुका दिए जाए सबको, किसी का पैसा नहीं खा सकते। राजू जो है वो ये ऐसा सोचता है कि पैसा खाना मतलब बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने, तो मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं इनको वापस चुकाऊंगा। ठीक है, अभी मैं इनके पैसे जो है डुबा चुका हूं, मुझे लेने का कोई अधिकार नहीं, मैं राजू से मांग नहीं सकता। बट 3 साल बाद 2021 के अंदर 2021 के अंदर राजू का बिजनेस फिर से चलने लगा, राजू फिर से अच्छा पैसे कमाने लगा, उसका कुछ जो है लक काम कर गया और राजू फिर से पैसे वाला बन गया। अब राजू कह रहा है कि ये जो 10,000 रुपए 3 साल पहले मैंने अपने क्रेडिटर को नहीं दिए थे, वो 10,000 रुपए क्यों ना मैं उसको दे करके आऊं। हाँ ठीक है, वो मुझसे मांग नहीं सकता, उसने मुझे बैड डेट्स लिख दिया, लेकिन मैं अपनी इच्छा से, मैं खुद अपनी इच्छा से, क्योंकि मैं अपने पाप अगले कर्म में नहीं लेके जाना चाहता, मैं चाहता हूं कि इसको अभी निपटा दूं। तो राजू अपनी इच्छा से 10,000 रुपए लेकर के आता है मेरे पास। राजू आ रहा है, ये यहाँ पे स्पेस करते हो बेटा। ये एंट्री ऑलरेडी हो रखी है, कब की हो रखी है? 2018 में। ठीक है, ये 2018 में एंट्री हो रखी है। अब राजू मेरे पास आ रहा है, ये राजू मेरे पास आ गया। अब बताना, राजू को देख के मुझे खुशी होगी कि नहीं होगी? हाँ बेटा हाँ। राजू मेरे, नहीं सर खुशी कैसे होगी, राजू तो आपके पैसे, नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। राजू ने मेरे पैसे भले ही डुबा दिए हो, बट मुझे पता है राजू अच्छा लड़का है, मैं खुश हुआ, राजू को देख के खुश हुआ। मैंने राजू को पूछा, भाई तेरे क्या हालचाल है? सर आपने पैसे मांगे क्या? ना बेटा ना, जब एक बार बैड डेट्स हो जाता है उसके बाद में लेने वाले का कोई अधिकार नहीं है, वो पैसे नहीं मांग सकता है। इस बात को आप समझिए। अपना जो संविधान है वो कहता है कि आप पैसे के लिए किसी आदमी की जान नहीं ले सकते हो। तो अगर बेचारे के पास संपत्ति नहीं है, दिवालिया हो चुका है, कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी इंसॉल्वेंट का टैग डाल करके घूम ले और लोगों के पैसे खा जाए, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट पहले पूरा उसका एग्जामिन करता है, उसकी सारी सिचुएशन देखता है, उसके बाद में उसको इंसॉल्वेंट का टैग देता है। और इंसॉल्वेंट का टैग देने के बाद में जितने भी मांगने वाले हैं इससे, उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जितना हो सके उतना सेटल कर लो, बाकी का आप बैड डेट्स लिख लो, इसको आप मांग नहीं सकते, तंग नहीं कर सकते। तो मैं राजू को पैसे नहीं मांगे, मैंने राजू को हालचाल पूछे। मैंने कहा और राजू क्या हालचाल है? राजू कह रहा है कि बढ़िया है एकदम। मैंने कहा कैसा तेरा अभी कैसा चल रहा है? बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक बात है जो मन ही मन मुझे खाई जा रही। मैंने कहा बता ना तू क्या बात होगी? तो कह रहा है कि वो जो 10,000 रुपए वो मैं आपके उस टाइम दे नहीं पाया था। मैंने कहा मैं तो याद ही नहीं, हम तो भूल चुके हैं वो रुपए, मुझे तो एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि वो कितने रुपए थे,
क्या था, क्या क्या चीज के लिए था, कुछ भी मैंने कहा मेरे को कुछ याद नहीं। लेकिन राजू कह रहा है कि मुझे एकदम अच्छे से याद है कि 10,000 रुपए आपको देने थे और मैं इंसॉल्वेंट हो गया था तो दे नहीं पाया था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो तो हम हो गया, वो तो बात बहुत पुरानी होगी, उसकी क्यों टेंशन लेता है, अभी बता और क्या हालचाल। तो कह रहे नहीं, वो रुपए मैं आपको अब देना चाहता हूं, अब मुझे बताना क्या मैं लूं या नहीं लूं। सर लो, बिल्कुल लो बेटा, मेरा मांगने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला चला के आ रहा है, चला के लक्ष्मी आ रही है, तो मुझे क्या दिक्कत है। मैंने कहा ठीक है भाई राजू, मैंने उसको कहा कि नहीं वो कोई जरूरत नहीं है, एक बार तो उसको कहा, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे दिल पे बोझ है, मैं आपके 10,000 रुपए खा गया, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं उस बोझ को हल्का करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, ठीक है। राजू को बोला, मैंने कहा ठीक है राजू, मैं तेरा बोझ हल्का करता हूँ, दे दे तू मुझे 10,000 रुपए। तो मेरी बुक्स में कैश आ रहा है, मैंने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट 10,002। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि सर पैसे तो राजू दे रहा है, तो गिवर का नाम लिख लो। ना बेटा ना, राजू हमारी बुक्स में ना तो डेटर है ना क्रेडिटर है। ये देखो, राजू को जब सेल की थी तो राजू डेबिट टू सेल्स, पैसे डूब गए तो बैड डेट्स टू राजू, यानी कि राजू का हिसाब किताब है ही नहीं हमारी बुक्स में। तो ये जो पैसे आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, वो आपकी इनकम आ रही है, और उसके लिए स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड इनकम अकाउंट। तो यहाँ पे राजू का नाम नहीं लिखेंगे कभी भी, यहाँ पे लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अगर राजू उस टाइम पैसे देता तो कैश टू राजू लिखता, लेकिन वो पैसे डूब चुके थे, अब मांगने का अधिकार तो था नहीं, अब बिना मांगे ही अगर आ रहा है तो वो मेरी क्या है, इनकम है, जिसको लिखते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आपकी इनकम है और इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये बेटा थी बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्रीज। दोनों ही एकदम आसान है, सिंपल सा है, और कोई इसके अंदर घुमा फिरा के कुछ आता नहीं है। बस ये ध्यान रखना, ये 40 पैसे इन रुपी, 40%, 30%, 25%, इस टाइप के परसेंटेज या पैसे वर्ड जरूर मिलेगा। बैड डेट्स रिकवर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, भले ही 10 साल पुराना बैड डेट्स रिसीव हो जाए, मुझे रिसीव होते ही कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड एंट्री कर देंगे। चलिए इनको नोट करो, फिर अपने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक करते हैं। अब बेटा अपने बात करते हैं जब गुड्स जो है वो अपने सेल के अलावा किसी और रीजन से रिड्यूस हो जाते हैं। सर और क्या हो सकता है बेटा, जैसे गुड्स हम खरीदते हैं तो किस लिए खरीदते हैं, पर्पस क्या होता है, रीसेल। तो गुड्स आर परचेज्ड फॉर रीसेल, बट कभी कभी गुड्स जो होते हैं वो किसी और काम के लिए यूज हो जाते हैं। तो सर ऐसा कौन सा काम हो जाता है, तो बेटा अभी देखते हैं क्या और काम हो सकता है। तो गुड्स reduces other than sales। सेल्स के बिना भी गुड्स रिड्यूस हो सकते हैं। अगर सेल्स होगी तो क्या होगा, सर सेल्स होगी तो गुड्स है वो हमारे पास से चला जाएगा, तो गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जाने का एक रीजन क्या होता है, सेल्स। तो सेल्स को जब भी रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। बट सेल्स के अलावा भी गुड्स हैं वो जा सकते हैं बिजनेस से। क्या क्या सिचुएशन हो सकती है जिसके अंदर गुड्स जाएंगे। अब मान लो मालिक जो है वो खुद ही ड्रॉइंग ऑफ गुड्स कर ले। जैसे बेटा सपोज करना, मान लो बीका जी है, तो बीका जी का क्या काम है, नमकीन वगैरह, मिठाई वगैरह, ठीक है। तो अब बीका जी के जो है फैमिली वाले रिलेटिव्स और हैं घर पे जो बच्चे बच्चे हैं, तो वो बीका जी अपना कुछ नमकीन भुजिया वगैरह सेल की जगह घर के यूज के लिए ले जाए। मालिक खुद अपने घर के यूज के लिए लेके चला गया, तो वो क्या हो गया सर, वो ड्राइंग हो गया, गुड्स की ड्राइंग हो गया। एक तो वो पैसे कैश में निकाल सकता है, तो बेटा क्या कैश में पैसे निकाल करके वो खुद का ही सामान बाजार से खरीदेगा, नहीं सर नहीं। तो फिर वो घर पे ले जाएगा कि नहीं, हाँ हाँ सर बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में मान लो बीका जी वाला है, वो कभी कोई अनाथालय वगैरह जाए, वहां पे वो कुछ चैरिटी करना चाहता है, तो वो चैरिटी जब करना चाहता है
तो वो बाजार से सामान खरीदे कुछ खाने पीने का, उससे अच्छे उसने अपना खुद का ही नमकीन वगैरह है वो चैरिटी कर दिया, तो सेल नहीं हो रही। बेटा ध्यान रखना, ये गुड्स का यूज हो रहा है सेल्स के अलावा, बेच नहीं रहा है, या तो घर के यूज के लिए लेके चला गया, या फिर मैंने क्या कहा, चैरिटी ऑफ गुड्स। तो गुड्स को क्या कर दिया उसने, चैरिटी कर दिया। ठीक है, अच्छा सर और क्या हो सकता है, और बेटा ये मान लो अपना एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए क्या कर दे, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करवा दे। मान लो इसने कोई नया जो है मिक्सर निकाला है, कुछ इसका भुजिया की वैरायटी आई है, कुछ और मिठाई निकाली है, तो उसको प्रमोट करने के लिए मार्केट के अंदर क्या कर रहा है, फ्री सैंपल कर रहा है, अपना गुड्स है वो फ्री में बांट रहा है। तो क्या आप इसको सेल्स बोलोगे, सर नहीं सेल्स तो नहीं बोलेंगे, गुड्स जा रहा है लेकिन ये सेल्स के कारण नहीं है। तो रिडक्शन यही तो हम पढ़ रहे हैं, गुड्स रिड्यूसेज अदर देन सेल्स। और क्या हो सकता है सर, एक और होना तो चाहिए कुछ, तो बेटा याद करो ना, आप बताओ, आप सोचो कि और कैसे गुड्स रिड्यूस हो सकते हैं। तो गुड्स बेटा रिड्यूस हो सकते हैं लॉस बाय फायर, सामान बना करके रखा था, मैन्युफैक्चर हो रखा था, हमने तो उसको सेल्स के लिए स्टोर किया हुआ था, लेकिन आग लग गई, हमारे हाथ में थोड़ी ना, तो वो क्या हो गया, लॉस बाय फायर हो गया। चोरी हो गई सर उसकी, तो लॉस बाय थेफ्ट हो गया। ये एक और रीजन हो सकता है। और बेटा क्या हो सकता है, और मान लो ये भी हो सकता है कि गुड्स गिवन टू एम्प्लॉइज फॉर देयर सर्विसेज। जो बीकाजी वाला है वो अपने वर्कर को सैलरी की जगह पे क्या देता है, वो गुड्स दे देता है, मतलब सैलरी की जगह पे नहीं बल्कि सैलरी कैश में नहीं दे करके गुड्स के अंदर दे देता है। उनको गुड्स की रिक्वायरमेंट भी थी और इसने उनको जो है मान लो 5,000 की सैलरी थी, 5,000 रुपए का सामान दे दिया। सर वो 5,000 की नमकीन का क्या करेंगे, तो बेटा ठीक है ये मान लो 1,000 रुपए की नमकीन दे दी, 4,000 रुपए कैश में दे दिया, तो 1,000 रुपए का तो कम से कम सामान गया कि नहीं गया, हाँ सर हाँ, तो जा सकता है कि नहीं, प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि नहीं। ये पांचों सिचुएशन आपको समझ आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सिचुएशन मैंने अपने मन से बना दी हो, नहीं सर नहीं, ये सिचुएशन हो तो सकती है, तो बेटा बस ठीक है, तो इन्हीं की एंट्रीज करना हम समझेंगे। तो कितनी सिचुएशन बना ली हमने सर, ये हो गई 3, 4 और 5, ठीक है। तो ये पांचों सिचुएशन को हम अभी समझने वाले हैं। इनको हम समझे उससे पहले बेटा मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि अकाउंट्स के अंदर आपको पता है ना कि डेबिट और क्रेडिट आपस में जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है और एक दूसरे से सेट ऑफ हो सकता है। यानी कि अगर मैंने 4 लाख रुपए डेबिट कर दिया, मैंने क्या किया, मैंने डेबिट कर दिया 4 लाख रुपए और क्रेडिट है वो मैंने कर दिया मान लो 5 लाख रुपए गलती से, तो अब मुझे क्रेडिट 1 लाख से कम करना है, तो क्रेडिट 1 लाख से कम करना है तो इसको काट नहीं सकता, 1 लाख से अगर डेबिट कर दूं तो अपने आप क्रेडिट 4 लाख हो गया कि नहीं, क्लियर हुआ पॉइंट। यानी कि अगर आप क्रेडिट में ज्यादा हो गया तो डेबिट में उतना ही इफेक्ट डाल दो तो क्या हो जाएगा, आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। मान लो मैंने इधर 2 लाख रुपए डेबिट फालतू ही कर दिया, तो अब मैं 2 लाख क्रेडिट कर दूं फालतू में, तो मेरा ओवरऑल क्या हो गया, ये आपस में कट गया, डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया यानी कट गया, आपस में सेट ऑफ हो गया, क्लियर है। तो वही फंडा हम लोग अभी इन एंट्रीज के अंदर लेकर आने वाले हैं। देखना अभी क्या एकदम सिंपल से मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने जो है दुकान के लिए सामान खरीदा और कितने रुपए का सामान मुझे खरीदना था, 40,000 का, लेकिन मैंने कितना खरीदा, 50,000 का। क्यों, क्योंकि मुझे 10,000 का सामान पर्सनली घर पे लेके जाना था, तो मैंने बिजनेस के नाम से एक ही इनवॉइस बनाया और ये मेरा इनवॉइस बन गया। तो इनवॉइस कितने रुपए का बन गया, 50,000 का, ठीक है। किसके नाम से, मेरी दुकान के नाम से, दुकान का नाम है नवीन बुक स्टोर। तो मैंने नवीन बुक स्टोर के नाम से 50,000 रुपए का स्टेशनरी का सामान खरीदा, लेकिन उसमें से 10,000 का सामान कहाँ जाना है, पर्सनल यूज के लिए जाना है, मेरे पर्सनल, मेरे खुद के जो घर पे छोटे भाई बहन है वो पढ़ाई करेंगे। तो
अभी बताना, ये मुझे बुक्स के अंदर एंट्री क्या रिकॉर्ड करनी पड़ेगी इसके लिए बुक्स में क्या एंट्री रिकॉर्ड करूं मैं? सर एंट्री आपको परचेज हो रहा है, किसका परचेज हो रहा है? गुड्स का। तो मैंने एंट्री रिकॉर्ड किया परचेज टू, सेलर का नाम लिखूंगा मैं यहाँ पे। अब बताना, दुकान के लिए तो कितना खरीदा? 40,000, लेकिन मुझे एंट्री में कितना लिखना पड़ेगा? 50,000 का खर्चा लिखना पड़ेगा। ये परचेज का एक्सपेंस हो गया 50,000, जबकि आपका एक्सपेंस है कितना? 40 का है, क्योंकि 10,000 का सामान तो क्या है, घर के लिए है। तो जैसे ही वो सामान घर पे जाएगा तो मालिक लेके जा रहा है, मालिक रिसीवर है, मालिक को डेबिट करूंगा 10,000 से टू, अब क्या जा रहा है वापस? गुड्स जा रहा है। गुड्स जा रहा है तो गुड्स जाने के लिए क्रेडिट क्या करोगे? सर सेल्स क्रेडिट करते हैं। अभी तक जब भी गुड्स जाता था तो हम या तो सेल्स क्रेडिट करते थे या परचेज रिटर्न। तो सेल्स तो तब होता जब कस्टमर खरीदता, परचेज रिटर्न तब होता जब मैं इसी सेलर को वापस दे देता। लेकिन अगर मैं अपने ही घर पे लेके जा रहा हूं सामान को, तो मैं ये जो परचेज मैंने एक्स्ट्रा डेबिट कर रखा है, यहाँ पे परचेज को मैंने 10,000 रुपए ज्यादा डेबिट कर दिया कि नहीं? ये 10,000 से ज्यादा डेबिट हो रखा है या नहीं हो रखा है? तो मैं इसको सही करने के लिए परचेज को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा 10,000 से। तो अब मेरा परचेज कितना बचा? डेबिट क्रेडिट अगर काट करके सेट करके बात करें तो परचेज मेरा कितने से डेबिट रह गया? 40,000 से। तो क्लियर हुआ आपको? यानी कि जब भी गुड्स सेल्स के अलावा, अदर देन सेल्स, जब भी जाएगा तो विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड? क्वेश्चन ये है कि जब भी गुड्स सेल्स के अलावा या फिर परचेज रिटर्न के अलावा किसी और पर्पज में यूज आएगा, तो फिर गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट करना है, और क्रेडिट करना है तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा? गुड्स के जाने के लिए कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा? और इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आप लिख लो कि क्या आंसर है? परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। यानी कि ये जो सारी सिचुएशन है, इन सब के अंदर अगर आप देखोगे तो एक चीज कॉमन है, गुड्स अदर देन सेल्स कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, कहीं जा रहा है। तो उन सब केस के अंदर, यानी इन सब केसेस के अंदर क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। गुड्स जाने के लिए परचेज को क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे? वो एकदम सिंपल है। तो बेटा यहाँ पे ये एंट्रीज अगर बनानी है तो फटाफट से बना देते हैं इनको। एंट्रीज के अंदर कोई भी दिक्कत ही नहीं है, एकदम सिंपल एंट्रीज है। पहला, मालिक गुड्स लेके जा रहा है तो ड्रॉइंग डेबिट करो। टू, गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जाने के लिए क्या क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट। ये हो गई, अमाउंट जो भी है लिख दो। उसके बाद में है चैरिटी किया, चैरिटी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है सर, लॉस नहीं है बेटा, चैरिटी लॉस नहीं है। लॉस आपको बताया था जो अपनी इच्छा से नहीं होता है, हो जाता है। तो बताना चैरिटी हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ सर कर रहे हैं। तो चैरिटी क्या है? एक्सपेंस है, डेबिट करो। टू, जा रहा क्या है? गुड्स। सर कैश में देते पैसे तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन हम गुड्स में दे रहे हैं तो क्या आएगा? टू परचेज। फ्री सैंपल यानी कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो रहा है। फ्री सैंपल मतलब क्या हो रहा है? एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, डेबिट करो एडवर्टाइजमेंट को। टू, गुड्स जा रहे हैं, क्रेडिट किसको करेंगे? परचेज को। लॉस बाय फायर, लॉस है या लॉस बाय थेफ्ट, जो भी है, लॉस बाय फायर अकाउंट होता है खुद। टू परचेज, क्या जल गया? गुड्स जल गया, यानी गुड्स जा रहा है तो गुड्स के लिए क्या करो? परचेज को क्रेडिट करो। उसके बाद में लिखा हुआ है सैलरी चुका दिया। तो एंट्री सैलरी की नॉर्मल एंट्री क्या होती है सर? सैलरी की एंट्री होती है सैलरी डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? गुड्स। तो गुड्स देने के लिए क्या क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट। क्लियर है? होप सो ये सब आपको क्लियर हुआ। यानी कि गुड्स अगर बिना सेल्स के किसी और पर्पज के लिए दे दिए जाए तो फिर कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अपने को परचेज को कम करना है, अपने खर्चे को कम करना है। तो ये एंट्रीज हम लोग करते हैं। ये एंट्रीज बेटा एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो या फिर कंपटीशन एग्जाम हो, ये एंट्रीज मोस्टली पूछी जाती है। जैसे क्वेश्चन आता है कि व्हेन ए फर्म गिव्स गुड्स ऑन फ्री सैंपल देन व्हिच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड? व्हेन ए फर्म गिव्स गुड्स एज फ्री सैंपल व्हिच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड?
द आंसर इज परचेज अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. व्हेन ओनर विड्रॉज गुड्स फॉर पर्सनल यूज, देन विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड? देन परचेज अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट था. उसके बाद में इसके अंदर एक और कंफ्यूजन होता है, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स रुपीज 10,000, कोस्ट प्राइस रुपीज 8,000. ठीक है, यानी कि जो 8,000 रुपए कोस्टिंग का सामान था और बेचने की प्राइस, लिस्ट प्राइस कितनी थी? 10,000. कस्टमर को मैं 10,000 में बेचता, उसी सामान को मैं घर पे लेकर चला गया. यानी क्वेश्चन के अंदर आपको सिचुएशन बना सकता है कि 8,000 रुपए कोस्टिंग का सामान लेके चला गया और साथ में उसकी लिस्ट प्राइस भी दे रखी है. अब आपको यहाँ पे एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं, ड्राइंग टू परचेज होना है, लेकिन अब अमाउंट कौन सा लिखेंगे? अमाउंट के बारे में बात करते हैं. अमाउंट मुझे बताओ, क्या ये 8,000 लिखोगे या 10,000 लिखोगे? अमाउंट किस पे लिखा जाएगा? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. तो इसका बेटा आंसर है कॉस्ट प्राइस. आंसर आएगा यहाँ पे 8,000. क्लियर है? क्योंकि बेटा हम यहाँ पे सामान बेच नहीं रहे, हमारा बेचने के अंदर इतना प्रॉफिट होता है, यानी बेचने में हम 8,000 का 25% 2,000 रुपए कमाएंगे. 10,000 का सामान बेचेंगे 12,500 में, यानी 25% प्रॉफिट हम कमाएंगे. लेकिन कब कमाएंगे? जब बेचेंगे. तो पहली चीज तो क्या, मैं खुद का खुद से प्रॉफिट कमाऊंगा. देयर इज ए सिंपल प्रिंसिपल विच इज नो वन कैन अर्न फ्रॉम हिमसेल्फ. नो वन कैन अर्न फ्रॉम हिमसेल्फ. कोई भी आदमी खुद से प्रॉफिट नहीं कमा सकता है. मैं बोलता हूं कि ये मार्कर मैंने 20 में खरीदा और मैं यही मार्कर अपने आप को 25 में बेच रहा हूं, ऐसा नहीं होता है. तो मालिक खुद से खुद प्रॉफिट नहीं कमाता है. या फिर जब मैं चैरिटी करूंगा तो मैं चैरिटी कितने की कर रहा हूं, मेरे लिए कितनी कॉस्टिंग आई, वही. ऐसा थोड़ी ना कि चैरिटी करने के अंदर भी मैं प्रॉफिट जोड़ के बात करूंगा. आग से सामान जल गया तो भी मैं ये देखूंगा कि 8,000 का सामान जल गया और 2,000 का प्रॉफिट जल गया. प्रॉफिट तो बेटा फिर से जब सामान खरीद के फिर कमा लेंगे. बिका तो है ही नहीं ना, सेल तो हुई नहीं, तो प्रॉफिट कहां? तो इसलिए जब भी ये कोई भी एंट्री करेंगे हम लोग, तो एंट्री किस पे करेंगे? कोस्टिंग पे करेंगे, सेलिंग प्राइस पे नहीं करेंगे. आपको कंफ्यूज करने के लिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो सकता है, तो हमेशा ध्यान रखना 8,000. यहाँ पे कोस्ट, यहाँ पे भी कोस्ट. सारी जगह जहां भी एंट्री करनी है, हमेशा ये जो एंट्रीज है जहां सेल नहीं हो रही है, तो एंट्री हमेशा किस पे होगी? कोस्ट प्राइस के ऊपर होगी. तो चलिए, आज की क्लास में हमने क्या क्या समझा. एक तो हमने समझा बेड डेट्स की एंट्रियां, बेड डेट्स रिकवर्ड की एंट्रियां, और उसके बाद में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो गुड्स के स्पेशल यूज है वो एंट्रीज हमने समझी. चलिए, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर. बाय बाय.